हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का नेक्स्ट ग्राफ है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ये ठीक है। सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन का ये साइन जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब अभी आ रहे इसके ऊपर y इज इक्वल टू सिग्नम x, SGN या SGM दोनों यूज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि सिग्नम फंक्शन है, इसकी वैल्यू केवल तीन तरह की आ सकती है, 1, 0 या ऐसे लिख लेते हैं -1। x यहां पे कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पे हमने नेगेटिव नंबर रखा तो दिस विल ऑलवेज प्रोड्यूस वैल्यू -1। तो इफ x इज लेस देन 0 दिस वैल्यू विल बी -1। मतलब मैंने यहाँ पे x का वैल्यू -2 रखा तो सिग्नम -1 प्रोड्यूस करेगा, -3 रखा फिर सिग्नम -1 प्रोड्यूस करेगा, ये ठीक है। -55 रखा, -7.5 रखा, कुछ भी सिग्नम जो है वो -1 वैल्यू प्रोड्यूस करेगा एज लॉन्ग एज इट इज नेगेटिव, ठीक है। अगर x 0 रखा हमने यहाँ पे सिग्नम ऑफ 0 तो आंसर 0 आएगा। अगर x मैंने पॉजिटिव रखा, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मान लिया 3, 3.5, तो सिग्नम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बस वो तो क्या करेगा, वो देखेगा पॉजिटिव है तो मेरी तरफ से वैल्यू 1, तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ इज फेयरली सिंपल। देखो ये हमें पता है कि y एक्सिस पे इस लाइन पे x 0 होता है, इसके लेफ्ट पे x नेगेटिव होगा, इसके राइट पे x पॉजिटिव होगा। तो इसने क्या बोला कि अगर x पॉजिटिव है तो सिग्नम या फिर y 1 के बराबर है। तो अच्छा y बराबर 1 तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, ऐसे करके y बराबर 1 तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा ही वैल्यू 1 है। बट वो जो y बराबर 1 है दैट इज वैलिड ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तभी वो वैलिड है। तो केवल इसके राइट हैंड साइड पे यूल गेट y बराबर 1, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज 1। ऐसे ही अगर x नेगेटिव है मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल ऑलवेज हैव y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1 भी ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कांस्टेंट, और हमने उसका कितना पोर्शन रख लिया जो भी x नेगेटिव के लिए वैलिड है। तो नेगेटिव इधर होगा तो इसको रख लिया, बाकी सब मिटा दिया। सो दिस इज -1। या फिर इस लाइन का इक्वेशन बोले तो y इज इक्वल टू -1। ये ऑफकोर्स इधर -∞ तक जा रहा है, ये +∞ तक जा रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर x 0 है तो y 0 है। तो ये तो केवल एक पॉइंट हो गया। यहां पे तो देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं कि x 0.1 हुआ तो भी y 1, x 1 हुआ तो भी 1, 1.1 हुआ तो भी 1, 1.7 हुआ तो भी 1। तो ऐसे करके तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। ये केवल एक पॉइंट है दैट इज 0,0। तो 0,0 तो ऐसे आएगा। ये आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कहां है इसमें, तो सिग्नम का ग्राफ कैसे आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, या इसको रे बोल सकते हैं क्योंकि आधा कट गया तो इसको रे बोलते हैं यूजुअली। दिस रे एंड दिस पॉइंट, ये ठीक है। ये दो इनफाइनाइट रेज हैं एंड एक पॉइंट विच इज ऑरिजिन, ठीक है। अब जो हम पहले कर रहे थे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा, विच विल बी r। कोई भी रियल वैल्यू रखो, यहां पे 0 रखेंगे आंसर 0 आएगा, नेगेटिव रखेंगे तो -1 आएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो +1 आएगा। वैल्यू कुछ भी रखो, सिग्नम मना नहीं करेगा, ठीक है। तो डोमेन विल बी r, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी, y एक्सिस पे क्या क्या कवर हो रहा है, केवल -1, 0, 1, ये तीनों कवर हो रहा है, ये ठीक है। ये तो कवर नहीं हो रहा क्योंकि अगर हमने ऐसे लाइन खींचा तो कोई भी ग्राफ पे पॉइंट ही नहीं मिला, ये ठीक है। तो ये तो रेंज का पार्ट नहीं हो सकता। -1 पे रेंज आएगा, 1 आएगा और 1, सॉरी -1, 0 एंड 1, तीन ही एलिमेंट आएगा रेंज के अंदर, ठीक है। अब किसी बच्चे को क्या शक हुआ होगा कि यहां तो ओपन सर्कल है, ये कैसे आ गया। यहां ओपन सर्कल है उसका मतलब क्या है कि यहां पे पॉइंट नहीं है, बट इधर तो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट तो है। तो इस पॉइंट की वजह से y का वैल्यू -1 मिलेगा, इसकी वजह से इनफाइनाइट जगह पे -1 मिल रहा है, एक जगह पे नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता, ठीक है। ये वैल्यू कवर तो हो ही गया,
तो इसलिए ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज या एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर हमने लिखा सिग्नम, ये ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स कुछ भी रियल रखो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव, फिर उसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो ये वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं होगी, तो एक्सेस में कुछ भी रखो यहां एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब इसने क्या बोला कि अगर यहां पॉजिटिव है, अगर ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, एक्स तो एक आर्ग्यूमेंट, एक्स ही हम कुछ भी रख सकते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो अगर सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। कोई भी एक्स की रियल वैल्यू रखो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, किसी को ये तो नहीं समझ में आ रहा कि -√2 और √2 आएगा, नहीं, √2 रूट नहीं है इसका, ये समझता है, अगर √2 रखोगे तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 + 2 4 होगा। ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता अगर एक्स रियल है तो। उसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2, अगर मान लिया मैंने लिख लिया सिग्नम cos x -3, तो देखो cos x -3 में cos x का वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकता, 3 से बड़ा भी नहीं हो सकता, तो इस वाले केस में x चाहे कुछ भी रखो, cos x -3 हमेशा नेगेटिव आएगा। तो अगर ये हमेशा नेगेटिव है तो सिग्नम ऑफ दिस विल बी -1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है तो 1 आ गया, ये हमेशा नेगेटिव है तो -1 आ गया। ऐसे ही अगर हम तीसरा एग्जांपल लें, सिग्नम मान लिया एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, पहले तो देखो इसको कि क्या लिखा हुआ है, ये देख के समझ में आ गया होगा कि दिस इज नथिंग बट x -3 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, दिस इज नथिंग बट x -3 का होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, बराबर 0 नहीं, बराबर तो मेरे को अभी लिखना है। अब x -3 का होल स्क्वायर, ये पक्की बात है कि नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका सिग्नम -1 तो नहीं आएगा, बट अगर मैंने x 3 रखा तब तो ये 0 हो गया, 0 हो गया तो सिग्नम के अंदर अगर 0 आ गया, सिग्नम के अंदर जो x है अगर वो 0 है तो इस पूरे की वैल्यू भी 0 ही आएगी, और अगर ये पॉजिटिव है अंदर तो 1 आएगी। तो यहां पे जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 0 है तो वैल्यू 0 आ गई, पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 आ गई। ये ठीक है, ये कब होगा, व्हेन x = 3। जब x 3 रखेंगे तभी 3 - 3 0 होगा, तभी यहां से ये वैल्यू प्रोड्यूस होगा। और बाकी सब जगह ये ठीक है, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 3, हमेशा वैल्यू कितना आएगा, 1। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल 4 इज सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो एक बार पॉज करके सोचो कि क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, आई होप अब यू आर बैक। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया b² - 4ac, तो b² - 4ac, ये क्लियर कट नेगेटिव है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमने 11th में क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। ये ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर, केवल अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा क्योंकि a पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इट विल प्रोड्यूस वैल्यू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल, अगर मान लिया हमने लिखा सिग्नम ऑफ सिग्नम x। ठीक है, नाउ तुम्हें ये बताना है कि ये
सिग्नम एक्स के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब सोचो कि ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। ठीक है, देखो हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमने x कुछ भी पॉजिटिव रखा तो यहां से वैल्यू 1 आएगी। अगर x पॉजिटिव रखा तो यहां से वैल्यू 1 आएगी। अब 1 खुद पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव मतलब सिग्नम ऑफ 1 आएगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये और ये दोनों वैल्यू 1 प्रोड्यूस करेगा, तो सही लिखा हुआ है फर्स्ट केस में। अगर x नेगेटिव है तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव ये वैल्यू -1 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव ये -1 आ गया। अब -1 जो है वो इस वाले सिग्नम के लिए फिर नेगेटिव हो गया, तो ये भी फिर वैल्यू -1 प्रोड्यूस करेगा। तो देखो x पॉजिटिव होने पे ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। x अगर नेगेटिव है तो ये -1 आ गया डायरेक्टली। इसमें क्या हुआ, पहले ये -1 हुआ, अब -1 इस सिग्नम को नेगेटिव नंबर दिखाई देगा तो ये फिर नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा -1, तो -1 फिर इक्वल हो गया। तो x अगर पॉजिटिव है तो भी दोनों बराबर हैं, x अगर नेगेटिव है तो भी दोनों बराबर हैं। x अगर 0 हो जाए तो सिग्नम 0 विल बी 0, यहां पे सिग्नम 0 विल बी 0, फिर उसका सिग्नम 0 फिर 0, तो 0 0 फिर मैच कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि ये करेक्ट लिखा हुआ है, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ठीक है, हमारे नेक्स्ट बेसिक कर्व इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x। अब इसमें क्या होगा, देखो केस 1, अगर a 1 से बड़ा है तो a रेज टू पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब आगे जाने पे बढ़ता जा रहा है। y बराबर a रेज टू पावर x। अगर x 0 होगा तो a चाहे कुछ भी हो, a रेज टू पावर 0 1 ही आएगा। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो हमेशा ही 0,1 रहेगा। ये तो हो गया हमारा केस 1। केस 2 क्या हो गया, अगर a फ्रैक्शन है, 0 और 1 के बीच में है फ्रैक्शन, तब ये डिक्रीजिंग आएगा, तब ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हमने बोला था कि बाद में समझ सकते हो। अभी तो हम बहुत हल्का फुल्का ऐसे समझा सकते हैं कि अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x, या y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, या y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x, इसके ग्राफ अगर बनाना होगा तो वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 रेज टू पावर x में अगर मैंने x 0 रखा तो वैल्यू 1 आ गया, तो ये पॉइंट तो सारी ग्राफ्स पे आएगा। उसके बाद अगर हमने वैल्यू 1 रखा तो यहाँ से वैल्यू 3 आएगा, अगर 2 रखा तो यहाँ से वैल्यू 9 आएगा, तो वैल्यू बढ़ता जाएगा। अगर a 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो ये पॉइंट तो विल ऑलवेज रिमेन 0,1। तो y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x में, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू हाफ रेज टू पावर x हो गया उसका ग्राफ, या y इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर x हो गया, या y इज इक्वल टू 1/e रेज टू पावर x हो गया। इनका ग्राफ इसमें सभी जगह बेस 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, अब 1 से छोटा जैसे ये है, इसको आई कैन ऑल्सो राइट डाउन e रेज टू पावर -x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पे तुम देखो ऐसे देख सकते हो कि अगर मैंने x का वैल्यू बढ़ाया तो 1/e की वैल्यू, मतलब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1/e रेज टू पावर x।
तो यहाँ पे x बढ़ाने पे e रेस्ट पर x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे उसका काइंड ऑफ रेसिप्रोकल हो गया। तो अगर वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल घटना चालू हो जाएगा, इसलिए डिक्रीजिंग है। अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आगे जैसे हमने पहले बोला था, फर्स्ट डे ही हमने क्या बोला था कि जब डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन लिमिट्स वगैरह पढ़ लेंगे देन यू कैन एनालाइज योरसेल्फ कि ग्राफ ऐसे क्यों आ रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। तीसरा फिर हमारा क्या बनेगा, कंपैरिजन ग्राफ। कंपैरिजन ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर हमको बोलेगा 2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बना दिया हमने, 3 रेज़ टू पावर x का ऐसे बना दिया। अब हम बोलेंगे दोनों एक साथ बनाओ या इन दोनों का एक साथ ही बनाओ, तब तो मेरे को थोड़ा डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना कि दोनों में क्या अंतर है। तो वही कंपैरिजन ग्राफ बताया जा रहा है। तो वो ऐसे याद कर सकते हैं कि इस पॉइंट से 0,1 से तो सभी पास करेंगे। देखो यहाँ पे अगर x की जगह 0 रखोगे तो 2 रेज़ टू पावर 0 1 आएगा। उसका मतलब क्या है कि इसके ग्राफ पे 0,1 एक पॉइंट है। फिर अगर मैंने इसमें x बराबर 0 रखा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 0,1 इसके भी ग्राफ पे एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट तो सभी ग्राफ शेयर करेंगे, चाहे वो 1 से बड़ा हो 1 से छोटा हो। ठीक है, बट अगर मान लिया मैंने वैल्यू आगे जाके 1 रखा तो x बराबर 1 रखने पे, चलो इन दोनों की बात कर लें, इन दोनों का ग्राफ बनाना है। 1 रखने पे यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 2। उसका मतलब क्या है कि इसके ग्राफ पे एक पॉइंट हो गया 1,2, इसके ग्राफ पे हो जाएगा 1,e। अब e की वैल्यू 2.7 होता है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर एक ग्राफ ऐसे है तो दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 1 रखने पे एक पे ये पॉइंट मिल रहा है, एक पे ये पॉइंट मिल रहा है। तो यू कैन थिंक ऑफ ईजिली, यू कैन थिंक ऑफ कि ये वाला ग्राफ किसका होगा ईजिली। ऑफ कोर्स अगर एक पॉइंट 0,2 मिला और एक 1,2 मिला एंड 1,e मिला तो e की वैल्यू तो 2.7 समथिंग होती है, वो तो 2 से बड़ा आएगा। तो उसका मतलब है कि इन दोनों ग्राफ्स में अगर मेरे को बताया जाए कि एक ग्राफ इज दैट ऑफ y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x एंड दूसरा ग्राफ इज y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, तो जिसका बेस बड़ा होगा, बेस e जैसे जिसका बड़ा है, वो ग्राफ ऊपर जाएगा। एक तो हम देखो इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पैच करके अगर 2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ ऐसे था, ये ठीक है, ये अनशेडेड ग्राफ जो है, अगर हमने 2 से बेस बढ़ा के e कर दिया तो ये ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है वो ऐसे हो गया, इधर से तो ऊपर आ गया, इधर से नीचे चला गया। ये ठीक है, इधर से ऊपर क्यों आ गया, एनालिसिस बहुत सिंपल है। हमने बोला एक x का वैल्यू रख के देख लो, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू 2 आएगा, यहाँ से e आएगा y का वैल्यू, और y का वैल्यू बड़ा आने का मतलब क्या कि पॉइंट ऊपर आएगा। तो एक के ग्राफ पे ये पॉइंट आ रहा है, एक के ग्राफ पे ये पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर आना चाहिए। तो e रेज़ टू पावर x का ग्राफ तो ये हो गया, 2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो x नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होने पे क्या है कि ये दोनों काइंड ऑफ डिनोमिनेटर में चले गए। अगर मान लिया मैंने -1 रखा और -1 रखा तो फिर क्या होगा, e रेज़ टू पावर 1 डिनोमिनेटर में बड़ा हो गया तो वैल्यू छोटा हो गया। तो इसके उलट हो जाएगा बिहेवियर, मतलब इसके ऑपोजिट बिहेवियर हो जाएगा। इधर अगर e रेज़ टू पावर x ऊपर है तो इधर e रेज़ टू पावर x नीचे हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कहीं कहीं हमें देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस, वैसे तो ये 11th में पढ़ा होगा बट फिर भी हम बता देते हैं। नोट 1, अगर मान लिया बेस 1 से बड़ा है और कुछ ऐसे लिखा है 3 रेज़ टू पावर x1 ग्रेटर देन 3 रेज़ टू पावर x2, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से 3 उड़ा दिया, x1 ग्रेटर देन x2 ऐसे रहेगा। ठीक है, बट अगर बेस 1 से छोटा है, मान लिया 1/5 रेज़ टू पावर x1 इज ग्रेटर देन 1/5 रेज़ टू पावर x2। अगर ये देखो लॉग में भी ऐसे ही होता है कि लॉग में हम बोलते हैं ना कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटाने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, और बेस अगर 1 से छोटा हो जाए तो इनइक्वालिटी पलटना पड़ता है। तो वही चीज एग्जैक्टली यहाँ पे, अगर बेस मेरा 1 से बड़ा है कि 3 जो है वो 1 से बड़ा है,
तब तो हमने क्या किया, बेस हटाया तो इनइक्वालिटी ऐसे रहा, ग्रेटर देन था, x1 ग्रेटर साइड पे था, तो यहां पे भी x1 ग्रेटर साइड पे है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3x1 अगर 3x2 से बड़ा है तो x1 को x2 से बड़ा ही होना पड़ेगा, तभी ऐसे हो सकता है, अदरवाइज होगा ही नहीं ऐसे। यहां पे उल्टा है, अगर 1/5 बड़ा है तो x1 को छोटा होना पड़ेगा। तो अगर बेस 1 से छोटा है, जैसे 1/5 से छोटा है, तो बेस 1/5 हटाने पे साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर यहां लेस देन होता तो यहां ग्रेटर देन हो जाता। ठीक है, देखो इसको बोलने का एक दूसरा तरीका ये भी है, ऐसे भी समझ सकते हो। कैन आई राइट इसको 5⁻⁻x1 ग्रेटर देन 5⁻⁻x2, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मैं केवल 5 पे कॉन्सेंट्रेट करूं, 5 वो तो 1 से बड़ा है, तो उस पर तो इस तरह की चीज लिखी जाएगी कि अगर 5 की पावर में कुछ लिखा है और हमने दोनों तरफ से 5 हटाया तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो इसी को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका क्या हो गया कि इसको ऐसे लिखा, अब 5 उड़ा दिया तो -x1 ग्रेटर देन -x2 आ गया, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव से किसी भी इनइक्वालिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है। तो इसको अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन पलट गया, x1 लेस देन x2 आ गया। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे ग्राफ तो मैं याद करने हैं अच्छी तरह, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, फिर नेक्स्ट हमारा ग्राफ क्या हो गया, लॉगरिथम। ठीक है, फंक्शन। यहां पे भी देखो उसी तरह की कहानी है जैसा एक्सपोनेंशियल के लिए। पहले तो ये हो गया, ठीक है, फिर वही केस 1, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा ऐसे। क्यों बनेगा, बस याद कर लिया, 1,0, ये x एक्सेस, ये हो गया y इज इक्वल टू log a x का ग्राफ, a 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मान लिया y इज इक्वल टू, हमने बोला कि log 2x है, या y इज इक्वल टू log 3x है, ये ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू ln x है, log नेचुरल, ऐसे बनेगा। केस 2, अगर a 1 और 0 के बीच में है तो फिर डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये तो ऊपर जा रहा था, आगे जाने पे, इधर जाने पे, इस डायरेक्शन में जाने में ये तो ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। दिस पॉइंट विल बी 1,0, log 1 हमेशा ही 0 होता है। ठीक है, ये भी y इज इक्वल टू log a x का ही ग्राफ है, बस a 0 और 1 के बीच में है। तो यहां पे किस चीज का ग्राफ है कि बेस जो है वो मान लिया 1/2 हो जाए, ये ठीक है, बेस 1/e हो जाए, या बेस 1/3 हो जाए, इस तरह की चीजें। ठीक है, अब इसको लॉग जिसको पता होगा इसको ये भी समझ में आता है कि इसको फ्लिप करके माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक, इन ग्राफ्स को याद कर लिया। और तीसरा अपना वही चलेगा, कंपैरिजन ग्राफ। ठीक है, कंपैरिजन ग्राफ्स क्या है कि मान लिया मेरे को ये दोनों ही ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो दोनों के ग्राफ पे 1,0 तो हमेशा ही आएगा। ये पॉइंट तो अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो log 1 0 हो गया। तो 1,0 तो बेस चाहे कुछ भी हो, बस डिफाइन होना चाहिए, हमेशा ही आएगा। तो जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में बोला था कि 0,1 के अबाउट ग्राफ रोटेट हो गया, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा कि एक ग्राफ मान लिया ये है और दूसरा ग्राफ इसी पॉइंट से पास कर रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ हो गया।
ये वाला पॉइंट कितना है 1,0 वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसमें अगर एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एल एन एक्स का और एक ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 3 का, तो कौन सा ग्राफ कौन सा होगा? ठीक है, ये कैसे समझेंगे, ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम कोई भी एक वैल्यू रख के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने 3 रखा, तो 3 रखने पे इस पे वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और ln3 जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो ये वाला जो y का वैल्यू आएगा 3 रखने पे वो ऊपर आएगा, तो उसका मतलब है ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इसका बेस e है, ln का मतलब क्या कि लॉग नेचुरल हो गया जिसका बेस e होता है, इसका बेस 3 है, तो e की वैल्यू तो 2.7 समथिंग, तो इन दोनों में ये बड़ा है, इसका बेस बड़ा है, तो बेस बड़ा होने पे ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, इधर से ग्राफ नीचे आ गया, इधर से ग्राफ ऊपर चला गया। ठीक है, तो लॉग में बस इतना याद कर लिया। पॉज द वीडियो एंड अगेन नोट इट डाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ का हम खींचते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का। ठीक है, अब ये x प्लस 1/x हमें पूरे मैथमेटिक्स में कई जगह मिलेगा, तो इसके बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हमने क्या किया, इसका ग्राफ ही खींच लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये हमने मोस्ट प्रोबेबली 11th में क्वाड्रेटिक वगैरह में इसका रिजल्ट भी पढ़ाया होगा कि ये हमेशा 2 से बड़ा होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो वही अब हम ग्राफ पे विजुलाइज करेंगे। देखो अगर x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो ये पूरा ही पॉजिटिव है, अगर ये पूरा पॉजिटिव है मतलब y पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होने पे y पॉजिटिव हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है दैट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, 1 एंड दिस वैल्यू इज 2। ये इसका एक एसिम्पटोट है विच इज y इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही इधर से जो ग्राफ आएगा वो भी इसी को अप्रोच करेगा, -1 होने पे जो वैल्यू है वो -2 होगी। ये ठीक है, ये ऑरिजिन, ये x प्लस 1/x का ग्राफ आ गया। ऐसे ही क्यों बना उसका जो एक्सप्लेनेशन है बार बार देख चुके हैं कि अभी ऐसे ही याद कर लो, जब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ोगे देन यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट योरसेल्फ। ये ठीक है, उस टाइम पे तुम खुद ही ड्रॉ कर सकते हो अपने आप। ये y इज इक्वल टू एक्स है। देखो बहुत क्रूड सा एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इतना पार्ट y इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो इस x में हमने कुछ और पॉजिटिव चीज जोड़ दिया, तो इसका y x वाले y से बड़ा हो गया, तो इसलिए जब x पॉजिटिव है मतलब इसके राइट हैंड साइड पे, तो इसके ऊपर आ गया ग्राफ। अगर x नेगेटिव है तो 1/x जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो इस चीज में हमने एक नेगेटिव नंबर जोड़ा तो ग्राफ नीचे जाएगा, तो x नेगेटिव मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ नीचे होगा, तो इसलिए y इज इक्वल टू एक्स के नीचे आ गया ग्राफ। यहाँ पे एक क्रूड एक्सप्लेनेशन ये हो गया। दूसरा देखो ये भी बिहेवियर हम देख सकते हैं कि अगर x 0 को जा रहा है तो ये तो कुछ नहीं करेगा, ये 0 को जा रहा है, बट ये इनफाइनाइट को जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, तो इसके इधर पॉजिटिव होता है, तो इस साइड से अगर हम 0 की तरफ जाएं, 0 की तरफ जाने का मतलब क्या, x 0 को जा रहा है। x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो अगर हम y एक्सिस की तरफ जाएं तो y का वैल्यू इन्फाइनाइट को जाएगा, तो अगर हम इधर जाएं तो ये y का वैल्यू इन्फाइनाइट को जा रहा है। इस साइड से जाएं तो माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो नेगेटिव ही आएगा, तो अगर ये 0 की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, इसलिए ग्राफ नीचे जाएगा। तो इस ग्राफ में पहली बार तो एसिम्पटोट्स क्या क्या हैं,
देखो इसको भी अप्रोच कर रहा है, ये ठीक है, इसको भी अप्रोच कर रहा है, तो ये दो लाइन एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इसको 4 लाइन नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये पूरा एक ही लाइन है, ये पूरा एक ही लाइन है। तो y एक्सिस एक एसिम्पटोट हो गया और y बराबर x एक दूसरा एसिम्पटोट हो गया। अच्छा, ये एसिम्पटोट क्यों हो गया? अगेन सेम लॉजिक, x प्लस 1/x लिखा है। अब मान लिया हमने x का वैल्यू बढ़ाना चालू कर दिया, 1 लाख 2 लाख 50 लाख, तो ये वाला वैल्यू जीरो की तरफ जाना चालू कर देगा, ये तो बहुत छोटा नंबर होता ही चला जाएगा। तो y बराबर x में और y बराबर x प्लस 1/x में कोई खास डिफरेंस बचेगा नहीं, क्योंकि जो हम चीज़ जोड़ रहे हैं उसमें y बराबर x में जो चीज़ जोड़ रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ होती चली जाएगी। तो इसलिए y बराबर x पे और इस पे y की वैल्यू कम होती चली जाएगी, इनके डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, इन्फाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए देखो हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले डोमेन इज r-0, ठीक है। इस ग्राफ को देख के, इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि इसमें x हम क्या नहीं रख सकते हैं। तो ये तो बोलेगा कुछ भी रखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/x में डिनोमिनेटर में x आ रहा है तो वो जीरो के लिए मना करेगा, ठीक है, तो जीरो नहीं रख सकते, इसलिए जीरो हटा दिया। रेंज क्या होगा ये हमने 11th में पढ़ा होगा कि x प्लस 1/x ये वाली ब्रांच y एक्सिस पे कितना कवर करेगा, इसके ऊपर ऊपर, तो 2 या उससे ऊपर, तो 2 या 2 से ऊपर कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो या तो ये जाएगा 2 से इन्फिनिटी, बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच y एक्सिस पे कितना कवर हो जाएगा, लोअर मोस्ट पॉइंट 2 से इन्फिनिटी तक। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच टॉप मोस्ट पॉइंट -2 हो गया और उसके नीचे सारा कवर हो जाएगा। तो इस ब्रांच की वजह से कितना आएगा, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन, ये हो गया इसका रेंज, ठीक है। अब इसको कैसे बोलेंगे कि अगर x पॉजिटिव है, ये ठीक है, देन अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। देन x, ये 11th में लिखाया गया होगा, हम दोबारा लिखा देते हैं क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ेगा इसका। तो x प्लस 1/x की वैल्यू या तो 2 होगी, तो 2 तो केवल एक ही पॉइंट पे हो रहा है, x बराबर 1 पे, और इसके ऊपर हम कुछ भी लें, मान लिया 2.5, तो वो यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। 3 लें तो वो यहाँ पे ही मिल रहा है, यहाँ पे, तो हर जगह 2 पॉइंट पे वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसमें इक्वालिटी विल होल्ड ओनली फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑल्सो इफ x इज नेगेटिव देन x प्लस 1/x, अगर x नेगेटिव है मतलब इसके इधर ग्राफ का है यहाँ पे, अगर x नेगेटिव है तो -2 वैल्यू मिलेगी या उसके नीचे वैल्यू मिलेगी, तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, इज लेस देन इक्वल्स टू -2, एंड आगे वही है कि इक्वालिटी विल होल्ड ओनली फॉर x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में नहीं आ सकती, ये ठीक है, -2 एंड मतलब ये 2 हैं, इसके बीच में कहीं नहीं आएगी, यहाँ कहीं ग्राफ ही नहीं है, तो या तो इसके ऊपर ऊपर आएगी या इसके नीचे नीचे आएगी। क्या यूज है इसका वो हमें आगे पता लग जाएगा, ये ठीक है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे। इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x का मॉड मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये ठीक है, फॉर ऑल x। ऑफकोर्स जीरो तो रख नहीं सकते, तो मॉड लगाने से क्या हो गया कि जो -2 से छोटा आ रहा था वो मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 या 2 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट ग्राफ था। अच्छा, अगर हमने ये बनाया है तो चलो ये भी नोट कर लेते हैं, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, दिस यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट ग्राफ, अगर मान लिया हम y इज इक्वल टू x माइनस 1/x कर दें, पॉजिटिव की बजाय माइनस कर दें, तब ग्राफ कैसे दिखाई देगा,
इसको बस ऐसे याद कर लिया, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनेशन हमने क्या बोला, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ोगे खुद आ जाएगा। इसमें जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, एक ब्रांच तो ये हो गया एंड दूसरा ब्रांच ऐसे होगा। ऑरिजिन ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ये लाइन ऑफ कोर्स y = x है, ठीक है। तो एक ब्रांच ये आ गया, दूसरा ब्रांच ये आ गया। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, चलो जल्दी जल्दी लिख देते हैं। इसका डोमेन क्या आ रहा है, वो तो r-0 है, ठीक है। 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रखो, ठीक है। इसका रेंज क्या आ रहा है, वो r आ रहा है। इसी ब्रांच की वजह से ये, ठीक है, इफ आई कैन शो यू, ये ऐसे जाएगा, मतलब ये इसको ऐसे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो रेंज विल बी आर। दोनों की वजह से, केवल इस ब्रांच की वजह से भी -∞ से +∞ सारा कवर हो जाएगा, और इस ब्रांच की वजह से भी -∞ से +∞ सारा कवर हो जाएगा, ये ठीक है। जो मैंने इसमें बताया था ना कि ये ऊपर है क्योंकि 1/x इसमें हमने पॉजिटिव जोड़ा है, दैट यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ कि इसमें भी हम उसी तरह की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये y = x को क्यों अप्रोच कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये नीचे क्यों है, यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ। अगर तुम्हें पहला समझ में आया तो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉजिट एंड नोट इट डाउन। चलो फिर अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो कोई भी नंबर अगर x लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दो सिंबल हमने यूज किए हैं, उसमें ये क्या है, इट गिव्स यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये ठीक है। ये जो चीज है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ठीक है। तो x को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ये सिंपल हो गया, इससे हमें पता लगेगा कि केवल x का इंटीग्रल पार्ट लिखना है, और इस ब्रैकेट से हमें पता लगेगा कि हमें केवल फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, ये ठीक है। इंटरवल्स लिखने में भी हमने ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस यूज किए थे, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इंटरवल जब हम लिखते हैं कि 1 से लेकर 2 तक, 1 क्लोज 2 ओपन, तो वहां तो 2 नंबर लिखे जाते हैं, यहां पे तो केवल एक ही नंबर लिखा हुआ है x, ये ठीक है। ये उसका इंटीग्रल पार्ट डिनोट करता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट करता है, प्लस नाम से ही पता लग रहा है कि जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो इंटीजर ही होगा, नॉन इंटीग्रल वैल्यू तो आ नहीं सकती उसकी, नाम में ही इंटीग्रल पार्ट बोला है, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट में नाम में ही फ्रैक्शनल पार्ट बोला है। बस थोड़े थोड़े से हमने कंडीशन लगा दिया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसको हम कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिफाइन ऐसे किया गया है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं आएगा। मान लिया 8.2 लिखा है, जैसे एग्जांपल के लिए इधर लिख लेते हैं, मान लिया हमने 8.2 लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 + 0.2,
तो ये इंटीजर है, हाँ। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, हाँ। ये ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है प्लस फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल देंगे। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8.2। ये क्या बता रहा है, ये सिंबल क्या बता रहा है कि इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट लिखना है, तो वो 8 के बराबर है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.2 वो 0.2 है। ये ठीक है, डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी आया उसको लिख लिया एज इट इज। ये ठीक है, प्रोवाइडेड पॉजिटिव होना चाहिए। ये ठीक है। अब एग्जाम्पल 2, अगर मान लिया लिखा है -9.3, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -9 -0.3 ऐसे लिख सकते हैं? तो आंसर आएगा हाँ, लिख तो सकते हैं। ठीक है, लिखने में कोई गलती थोड़ा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। बट हम इसको इंटीग्रल पार्ट नहीं बोल सकते, इसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। ये ठीक है, -0.3 फ्रैक्शन है वैसे, ये ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, बट इसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। ये ठीक है, ये हमने ऐसे ही डिफाइन किया है। ठीक है, डेफिनेशन से ऐसे बोला गया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, ये तो डेफिनेशन ही है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -10 + 0.3, सही है। तो -10 + 0.3, सॉरी, -10 + 0.7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, अभी भी ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है, ये भी इंटीजर था और ये फ्रैक्शन था, बट इसको फ्रैक्शनल पार्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये नेगेटिव था। बट अब बोल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा कि -9.3 का इंटीग्रल पार्ट, तो ये हो गया -10, और -9.3 का फ्रैक्शनल पार्ट वो हो गया ये 0.7। तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, उसको क्या क्या समझ में आया? देखो, अगर पॉजिटिव नंबर है तो डेसिमल पॉइंट पे ब्रेक कर दिया, जो लेफ्ट पे इंटीजर आया वो इंटीग्रल पार्ट हो गया, और जो पॉइंट के साथ आया बचा हुआ वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अगर नेगेटिव नंबर है तो फिर हमने क्या किया कि अगर ये 0.3 है तो इसको 1 में से घटाया, 0.7, वो तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और ये -9.3 के लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा -10, वो हो जाएगा इसका इंटीग्रल पार्ट। तो ये इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और ले लिया -11.34, तो इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे -12 + 0. इसको 1 में से घटाया तो 6. अब ऐसे लिखने पे ये हो गया इसका -11.34 या 34 का इंटीग्रल पार्ट -12 एंड -11.34 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.66, ऐसे हो, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटीग्रल पार्ट होगा, जैसे 8.2 का इंटीग्रल पार्ट जो 8 है, उसके साथ में कुछ पॉजिटिव जुड़ रहा होगा, तो मतलब ये नंबर इस पूरे से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर हमने ये पॉजिटिव जोड़ रखा है तो ये नंबर तो बढ़ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब जैसे 8 आया, 8.2 से छोटा है, ये ठीक है। यहाँ पे -10 आया तो -10 -9.3 से छोटा है, ये ठीक है। बड़ा नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज भले ही बड़ा हो बट वैल्यू वाइज तो छोटा है ना, लेफ्ट पे आएगा। नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका जो इंटीग्रल पार्ट आया -11.34 को नंबर बोला, इसका इंटीग्रल पार्ट -12 हो गया, तो ये -12 तो छोटा आएगा, सही है। अब अगर नंबर ही खुद इंटीजर हो जाए, ये ठीक है, जैसे मान लिया 7 हो गया, 7 को तो हम ऐसे लिखेंगे 7 + 0, तो 7 का इंटीग्रल पार्ट विल बी 7 एंड फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0, ठीक है। 7 का इंटीग्रल पार्ट विल बी 7 एंड फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0। अब ये अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो भी ऐसे ही चलेगा। मान लिया -10 है तो वो -10 + 0 ही लिखा जाएगा, तो
तो -10 का इंटीग्रल पार्ट एज इट इज -10 एंड सेपरेटर लगाया, -10 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0। तो अगर इसको ऐसे बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर कोई इंटीजर लिखा है, ये ठीक, कर्ली ब्रेसेस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर लिखा हुआ है, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। जैसे यहां पे 0 आ गई, यहां पे 0 आ गई, सही है। अगर बॉक्स, इसको बॉक्स भी बोलते हैं, ये ठीक है, इंटीग्रल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर लिखा है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव है तो ऐसे ही बाहर आ गया, पॉजिटिव है तो ऐसे ही, ठीक है। तो अभी नोट करने लायक चीजें क्या क्या है, अभी हम ग्राफ पे आएंगे। नोट 1 तो ये हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, एक बच्चों को हैबिट होता है पॉजिटिव बोला, नॉन नेगेटिव मतलब या तो नेगेटिव या 0, सॉरी, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब या तो पॉजिटिव या 0, ठीक है। नोट 2, इंटीग्रल पार्ट विल ऑलवेज बी, ये ठीक है। पहली बात तो 2.1 विल ऑलवेज बी इंटीजर, ये ठीक है। तो इसमें तो कोई हमें दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, उसने नाम में ही इंटीग्रल पार्ट बोल दिया है। तो इंटीग्रल पार्ट एक तो इंटीजर होगा, दूसरा क्या होगा, विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर, ये ठीक है। जैसे ये 7 जो नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट 7 ही आया, तो यहां तो बराबर आया, ठीक है। ये जो नंबर आया -11.34, इसका इंटीग्रल पार्ट -12 आया, तो ये छोटा आ गया। तो जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो या तो नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता कभी, ये ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट इससे बड़ा है, वो बड़ा कभी नहीं होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। नोट 1 ये हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये ठीक है। ऑफ कोर्स जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। नोट 2 ये हो गया। नोट 3 क्या हो गया, ये ठीक है, until it is defined in the question, ये ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये जो बॉक्स है, दोनों बॉक्स, दोनों ही सिंबल विल बी यूज्ड एज सिंपल ब्रैकेट, ये ठीक है। अब मान लीजिए उसने क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ठीक है, तब तो सही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अगर उसने क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, मतलब क्वेश्चन में तुम आगे चल के क्वेश्चन देखोगे तो वो कुछ ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में कि दे दिस, और बिल्कुल लास्ट लाइन में जाके क्या लिखेगा, वेयर दिस डिनोट्स, ये ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब यहां से डिफाइन किया कि ये जो ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए यूज किए गए हैं। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं है तो हम अपनी तरफ से नहीं मानेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर तो हमारी ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ये ठीक है। अगर वो उस तरह का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, फिर वो पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम -9.3। अगर वो डिफाइन कर दे कि ये जो सिंबल है वो हम यूज कर रहे हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के लिए या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के लिए, तभी जाके हम मानेंगे कि ये इंटीग्रल पार्ट बताना है इसका, ठीक है। तो अंटिल क्वेश्चन में ऐसा नहीं गिवन है, ये ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो वो इंटीग्रल पार्ट हो गया, नहीं गिवन है तो हमारे लिए वो सिंपल ब्रैकेट है, यहां पे ये बताया गया है, ठीक है। मतलब अगर वो मेरे से पूछे क्वेश्चन कि व्हाट इज 3.5 इज व्हाट, इतना पूछ के वो चुप हो गया, उसने आगे कुछ नहीं बताया कि ये क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3.5, क्योंकि हमारा ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ठीक है। ऑफ कोर्स ऐसा कोई पूछेगा नहीं, बट
फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर वो ये लिखे और इसके आगे लिखे वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब हम आंसर बोलेंगे कि इसका इंटीग्रल पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब आते हैं इसके ग्राफ्स के ऊपर। ग्राफ में क्या है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। 1 ये ठीक है, फिर ये आएगा 2, फिर ये आएगा 3, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही इधर चलता जाएगा। जैसे -1 -2 -1, ये -2 0, ऑफकोर्स ये 1, ये 2 एंड सो ऑन। ठीक है, पहली बार इसमें ग्राफ कहाँ पे है, इसका ग्राफ कहाँ पे है, तो ये ग्राफ का पार्ट है, फिर ये ग्राफ का पार्ट है। अब यहाँ पे -1 पे इस जगह तो ओपन है, मतलब ये तो ग्राफ में नहीं है, इस जगह क्लोज्ड है, तो ये ग्राफ का पार्ट है। ऐसे ही 0 पे यहाँ ओपन है, तो यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ क्लोज्ड है, तो ये वाला पॉइंट है। फिर ये ग्राफ का पार्ट है, ये ग्राफ का पार्ट है, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ऐसे इन्फिनिटी तक इधर जाएगा, इन्फिनिटी तक इधर जाएगा। ठीक है, समझना बहुत आसान है कि जैसे x का वैल्यू मान लिया मैंने 1.1 लिया तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा, 1.2 लिया तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा, 1.99 लिया तो भी उसका इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा। तो अगर मैंने x का वैल्यू कुछ भी उठाया 1 और 2 के बीच में, इसके बीच में कुछ भी उठाया, तो y का वैल्यू फिक्स रहेगा 1। तो इसलिए इसके बीच में हमने फिक्स लाइन खींच ली है y बराबर 1। अगर मैंने x 1 ही उठाया तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी 1 रहेगा। तो x बराबर 1 पे यहां पॉइंट नहीं है, यहां पॉइंट है, क्योंकि 1 रखने पे y का वैल्यू 1 आएगा। ऐसे अगर मैंने 2 रखा तो देखो 1.99 रखा तब तक तो पॉइंट यहीं पे है, तब तक तो वैल्यू 1 ही आएगी। बट जैसे ही हमने 2 रखा उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 2, तो वो एकदम यहां से जंप मार के यहां आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे ग्राफ बनेगा। बाकी तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर हम 0 1 के बीच में कुछ भी रखा तो यही आएगा हमेशा। ठीक है, ऐसे ये y = 2 हो जाएगा, ये y = -1 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस फंक्शन के अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन इज R, क्योंकि यहाँ कोई भी रियल नंबर रखो उसका इंटीग्रल पार्ट तो आ ही जाएगा। पहला तो ये हो गया। रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी इंटीजर्स। जैसे इस ब्रांच की वजह से y का वैल्यू 0 मिल जाएगा, इस ब्रांच की वजह से इनफाइनाइट पॉइंट्स पे y का वैल्यू 1 मिल जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे y का वैल्यू 2 मिल जाएगा, -1 -2 ऐसे मिलता चला जाएगा। सारे इंटीजर्स आ जाएंगे रेंज के अंदर। रेंज ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो हमने नाम बता ही दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ठीक है। और किसी बुक्स में यू विल फाइंड स्टेप अप फंक्शन और बॉक्स एक्स भी पढ़ते हैं। जैसे हमने बॉक्स एक्स लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर एक्स लिखा हुआ है। बॉक्स के अंदर बोलते नहीं है, बट हम क्या बोलते हैं बॉक्स एक्स, उसका मतलब भी यही होता है, ये ठीक है। और इसको कुछ बुक्स में यू विल फाइंड फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ये ठीक है। तो जैसे 3.2 है तो उसके नीचे 3, ठीक है। ये तो इसके कुछ भी नहीं, अलग अलग नाम हो गए बस, और कुछ नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, और एक ही बात है वैसे तो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका ग्राफ कैसे आएगा,
देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दोनों ने मिलके एक्स बनाया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स में से इंटीग्रल पार्ट निकाल दें, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अगर मैं एक्स को रखूं 0 और 1 के बीच में तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 है, अगर एक्स 0 और 1 के बीच में है तो, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि हमने ऐसे लिखा 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे इधर चलता जाएगा -3। अगर हम x को रखें 0 और 1 के बीच में तो इंटीग्रल पार्ट 0 और 1 के बीच में कुछ भी रख के देखो 0.1 तो 0.1 का इंटीग्रल पार्ट 0, 0.2 का इंटीग्रल पार्ट 0, तो ये खत्म हो जाएगा, केवल x बचेगा। तो मतलब ये और x एक ही बात है। कब एक ही बात है, अगर मैंने कोई भी x उठाया 0 और 1 के बीच में तो 0 और 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो x के ही बराबर होगा। यानी कुछ भी नंबर सोच लो, जैसे हमने 0.75 तो x 0.75 हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये खुद ही होगा 0.75 क्योंकि इसमें इंटीजर कुछ आया ही नहीं या इंटीजर 0 आया। तो इसलिए हमारी जो लाइन खींचेगी वो क्या खींचेगी, y बराबर x, ठीक है। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, y बराबर x। कैसे आ रहा है, y बराबर x क्योंकि ये 0 है, ठीक है। बहुत आसान है। अब 1 और 2 के बीच में देखो 1 और 2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट तो ये हो गया हमेशा 1, मतलब 1.1 इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू 1, 1.11 इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू 1 आएगा, 1.3 1.7 1.9 कुछ भी बोलो इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू 1 ही आता रहेगा। तो अगर हम x को ले जाएं 1 और 2 के बीच में, यहाँ कुछ भी रखो 1.7 1.99 इसका वैल्यू 1 ही आता रहेगा। तो ये डेफिनेशन x -1 हो जाएगा। मतलब ये तो मैं ये बता रहा हूँ ग्राफ कैसे खींच रहे हैं, अल्टीमेटली तो हमें ग्राफ याद रखना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू x -1 लाइन, तो ये हो गया। दोबारा x अगर मैंने 1 और 2 के बीच में रखा कुछ भी तो दिस विल बी 1, तो ये हो गया x -1, तो विल गेट y बराबर x -1। अब y बराबर x -1 तो पूरी ऐसे एक लाइन आएगी, बट हमने कंडीशन क्या लगा रखा है, अगर x 1 और 2 के बीच में है तो इस लाइन का जो ये वाला पोर्शन है उसके लिए तो x 1 से छोटा हो गया, तो वो हमने सारा मिटा दिया। ऐसे ही अगर इस लाइन के आगे गए, इसके आगे गए तो x का वैल्यू 2 से बड़ा हो गया, वो हमने सारा मिटा दिया, तो केवल इतना बचेगा। एंड इसका इक्वेशन x -1। अगर तुम्हें इतना समझ में आया है तो आगे तो यू शुड अप्रिशिएट कि अब तो यही चीज चलती जाएगी ऐसे, ठीक है। पहले फिर ये ग्राफ आया, फिर ये ग्राफ आया, फिर ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा 4, ऐसे ही इधर, ठीक है। ये 1 हो गया, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें तुम देख सकते हो कि जो y की वैल्यू आ रही है, ये ठीक है, इस ब्रांच की वजह से जो y की वैल्यू आ रही है वो 0 और 1 के बीच में ही आ रही है, ठीक है। तो एक तो नेगेटिव नहीं आ रही, और एक ऑफकोर्स फ्रैक्शन वर्ड हमने यूज किया है, तो वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, फिर वो फ्रैक्शन कहाँ बचा। तो इसलिए जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, तो वो है। अब इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगा, अच्छा इन लाइनों के इक्वेशन y बराबर x + 2, ये ठीक है। मतलब जो भी जहाँ से भी ये शुरू हो रहा है, ये जो रूट है -2 x में से उसको घटा दिया, तो जैसे ये 0 है तो x में से 0 घटा दिया x आ गया, ये 1 है तो x में से 1 को घटा दिया, ये 2 है तो इस लाइन का इक्वेशन y बराबर x -2 हो जाएगा। ऐसे ये -2 है तो ये हो गया, ये -3 है, ऐसे आ जाएंगे इक्वेशन। अगर ये -3 और -2 के बीच में कोई भी नंबर लिया, इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा -3, तो ये -3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका इक्वेशन y बराबर x + 3 आ जाएगा। सेम चीज जो हमने यहाँ पे किया था, अगर ये समझ में आया तो ये सब उसी से आ रहा है। तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो गया r, यहाँ x कुछ भी रखो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा ही डिफाइन होगा, सही है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा डिफाइन होगा। रेंज क्या हो जाएगा, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट
कि वाई एक्सिस पे देखो 0 कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये वाला पॉइंट ये हो गया, ये सारे पॉइंट कवर हो गए, ये ठीक है। 1 कवर नहीं होगा क्योंकि 1 लेते ये सब जगह ओपन सर्किल आ गए, तो रेंज कितना होगा, 0 क्लोज्ड से 1 ओपन, ये इसका रेंज हो गया। डोमेन आर, रेंज इतना। इज इट ए पीरियोडिक फंक्शन? हाँ, पीरियोडिक फंक्शन है। फंडामेंटल पीरियड कितना है, 1। इतनी लेंथ, ये ठीक है। ये जो ग्राफ है यही बार बार रिपीट कर रहा है दोनों तरफ। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। और जैसे हमने ये लाइन खींचा है वैसे ही जो जनरल ग्राफ आएगा वो ऐसे ही लाइन में आएगा, ये ठीक है। बस अगर ये मान लिया इंटीजर k है तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस के, ठीक है। ये k कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, इसको कहीं पे उठा के रख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ये ग्राफ, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम चालू करते हैं इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले तो वही छोटी मोटी चीजें। फर्स्ट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गया। सेकंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी सेड। थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी जो इंटीग्रल पार्ट है एक्स का वो एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा, अगर एक्स इंटीजर हो जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट और वो नंबर दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर हमेशा छोटा होगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या तो एक्स के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये ठीक है। छोटा होने का मतलब ये भी नहीं है कि मान लिया एक्स का वैल्यू 17.5 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो 17 ही होगा ना, ये ठीक है। वो ऐसे थोड़ा कि -5 हो जाएगा, इतना पीछे चला जाएगा। तो अगर ये एक्स है आगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे होगा, बट इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी 1 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 17.5 है, उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 17, तो बीच में 0.5 का ही गैप आया। तो तुम थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो कि अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट हटाया तो जो डिस्टेंस बचेगा दोनों के बीच में वो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये x से छोटा तो है, बट x -1 मतलब इसके 1 यूनिट लेफ्ट चले गए, उससे तो बड़ा ही आएगा, उसके तो राइट में ही आएगा, ये ठीक है। अगर x ये है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो ये डिफरेंस 1 नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही होगा। तो अगर ये x है तो इधर कहाँ तक जा सकता है, जहाँ से आते हैं x -1 तक, ठीक है। ये हमारी 3 चीजें हो गई। दिस इज ऑलमोस्ट ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कि अगर कोई भी इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो वो खुद है होगा, जैसे 5 है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका अगर हमने इंटीग्रल पार्ट लिया तो वो नंबर एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने बोला 5 का इंटीग्रल पार्ट 5, -7 का इंटीग्रल पार्ट -7, तो अगर ये i है तो ये i। इसी की लाइन पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैंने i लिखा तो वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आएगा हमेशा, क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन बचेगा ही नहीं, ठीक है। 6, कोई भी नंबर x हो उसके अंदर हमने इंटीजर जोड़ा, ठीक है। जैसे मान लिया 5.2 एक नंबर है x,
तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 5। अब हमने x प्लस 3 लिखा, मतलब 3 जोड़ दिया 8.2। अब x प्लस 3 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 8। तो यहां से यहां तक जाने में हमने क्या इंटीजर जोड़ा है 3। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमने इंटीजर i जोड़ा तो जो पहले इंटीग्रल पार्ट आ रहा था उसमें वो सीधा सीधा 3 जुड़ गया। तो इसको ऐसे बोलते, पहले ये आ रहा था उसमें इंटीजर सीधा ऐड हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि x प्लस सम इंटीजर विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस वो इंटीजर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये समेशन में बाहर आएगा, प्रोडक्ट में ऐसे बाहर नहीं आ जाएगा। ये ठीक है, दिस इज वैलिड। x, इसके लिए i कोई भी इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर को छोड़ के और कुछ नहीं आएगा। मतलब दो चीज बोला कि i इंटू एक्स जो है वो ऐसे नहीं होगा कि i इंटू एक्स को अंदर लिख दें, यहां से i बाहर नहीं आएगा, प्रोडक्ट में समेशन वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, समेशन वाले फॉर्म में क्यों आ जाएगा, खुद ही विजुलाइज कर लो कि x मान लिया कुछ भी है 3.7, ये मान लिया है 2, तो 3.7 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 3। उसमें जब 2 जोड़ेंगे तो वो इंटीग्रल पार्ट के अंदर जुड़ेगा सीधा सीधा, तो वो सीधा 5 हो जाएगा। तो अब उसको 3 + 2 लिख दो या सीधा 5 लिख दो, एक ही बात है ये। ठीक है, यहां पे मान लिया अगर मैंने i का वैल्यू लिया 5 और x का वैल्यू लिया 1/3 मान लिया, तो i इंटू एक्स कितना हो जाएगा इधर से 5/3। 5/3 का इंटीग्रल पार्ट 1 होगा, 5/3 तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 1। बट अगर ये चीज मतलब इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 1, बट राइट हैंड साइड कितना हो गया 5, ये तो 5 आ गया। x का इंटीग्रल पार्ट मतलब 1/3 का इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। तो दोनों बराबर नहीं होगा, यही बताया जा रहा है इन जनरल। ठीक है, बाई चांस बराबर हो सकते हैं बट इन जनरल बराबर नहीं होगा। ठीक है, 8 जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई नंबर लिखा है x, उसमें हमने कोई इंटीजर जोड़ा तो वो इंटीजर एज इट इज बाहर आ जाएगा। मतलब अगर ऐसे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 5, तो इसको ऐसे कर सकते हैं +5 बाहर निकाल दिया। ये ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो -3 बाहर निकाल दिया, ये चलेगा ये चलेगा। ये ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ऐसे लिखा है 2.3 तो ये ऐसे बाहर नहीं आएगा कि हम 2.3 को बाहर निकाल दें। ये ठीक है, ये ऑफ कोर्स ये तो गलत है। अगर ये इंटीजर है तभी बाहर आएगा, ये तो तुम ऐसे ही देख सकते हो, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो ये तो हमेशा इंटीजर ही होगा। सही है, और ये तो इंटीजर है ही नहीं क्योंकि ये इंटीजर है और उसमें हमने 2.3 जोड़ दिया, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स बराबर नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे लिखा है x + y, तो उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि x अलग कर दिया और y अलग कर दिया। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसे कर दिया, तो भी गलत है। जैसे यहाँ पे मान लिया हमने x का वैल्यू लिया 0.8, y का वैल्यू लिया 0.6, तो लेफ्ट हैंड साइड से 0.8 + 0.6 कितना हो गया 1.4, उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा 1। यहाँ से 0.8 का इंटीग्रल पार्ट 0 और 0.6 का इंटीग्रल पार्ट 0, तो 0 + 0 कितना हो गया 0, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा। ये तो हमने काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखाया है, कहीं कहीं बराबर भी आ जाएगा। तो अगर कहीं कहीं बराबर आ रहा है कहीं कहीं बराबर नहीं आ रहा है, तो उसको हम फॉर्मूला थोड़ा बोल सकते हैं, हम ये थोड़ा बोलेंगे कि ये फॉर्मूला हो गया। ये ठीक है, यहाँ पे तो ये मना किया जाएगा कि फॉर्मूला नहीं है, दोनों बराबर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। तो 8th में हम ये लिखेंगे x + y इज नॉट इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। ठीक है, ये है रिजल्ट। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो समझाने के लिए यूज किया था। अब तुम देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y लिखा है तो जो x खुद होगा, x जो खुद एक नंबर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये ठीक है, इस x को ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही y को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y
प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई। ठीक है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इन दोनों का सम भी इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई को तो हम आई बोल सकते हैं इस तरीके से। तो ये आई तो बाहर निकल आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, बिकॉज ये इंटीजर है, ये इंटीजर नंबर लिखे हैं, दो इंटीजर को जोड़ेंगे इंटीजर आएगा, तो ये तो आई की तरह ट्रीट हो गया, इसको हम सम फॉर्म में तो बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1, 1 हो नहीं सकता, ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1, तो इसका सम, ये जो सम है वो कहां से कहां तक जा सकता है, देखो 0 से 2 ओपन तक जा सकता है, 2 तो होगा नहीं, 2 होने के लिए दोनों को 1 1 होना पड़ेगा, और 1 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो 0 क्लोज्ड से 2 ओपन तक ये अंदर वाली चीज जा सकती है, मतलब यहां जो नंबर आएगा वो 0.3, 0, 1.1, 1.7, 1.9 इस तरह की चीज आ सकती है। तो इस चीज का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना आ सकता है, अगर कोई भी नंबर 0 और 2 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कहां से कहां तक जा सकता है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट देखो या तो 0 होगा, मान लिया ये दोनों मिलके, ये 0.1 है, 0.2 है, दोनों मिलके 0.3 हुआ, उसका हमने इंटीग्रल पार्ट निकाला तो वो 0 होगा, या 1 भी आ सकता है कि मान लिया 0.8 है, ये 0.6 है, दोनों जुड़ के 1.4 हो गया, उसका इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया। तो जो ये वाला टर्म है वो केवल एंड केवल 2 वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या 1, और कुछ नहीं ले सकता। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि दिस विल बी, या तो 0 हो गया तो यहां प्लस इतना आ गया, या फिर 1 आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस 1, ये 2 वैल्यू ही ले सकता है, मतलब ये तो एक इंटीजर होगा। अब तुम देख सकते हो ये इंटीजर की वैल्यू क्या आ सकती है, अंदर वाले की वैल्यू अगर 0 से 2 तक जा रहा है तो ये इंटीजर की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि देखो x प्लस वाई अगर ऐसे लिखा है तो अलग अलग तो ब्रेक नहीं कर सकते, बट इसका आंसर जो है ये, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू आइदर तो ये होगा या फिर एक ज़्यादा होगा, बस और कुछ नहीं हो सकता, एक कम नहीं हो सकता, 2 ज़्यादा नहीं हो सकता, यही 2 वैल्यू ले सकता है बस। ठीक है, जैसे मान लिया हमने बोला कि 7.3 और x का वैल्यू 7.3 हो गया, y का वैल्यू मान लिया 9.1 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो गया इसका 7, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कितना हो गया 9, तो 7 और 9 कितना हो गया 16, यहाँ से कैलकुलेट करें तो 16.4, और उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 16, तो इस वाले केस में तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें x का वैल्यू रख दूं मान लिया 7.9 और y का वैल्यू रख दूं मान लिया 9.3, तो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू कितना हो जाएगा 7.9 प्लस 9.3 विल बी इक्वल्स टू 17.2, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 17, इसका इंटीग्रल पार्ट 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 प्लस 1। तो अगर हमने ये एग्जांपल लिया, अगर x और y की वैल्यूज ऐसे लिया तब तो देखो ये इक्वल्स टू होगा, अगर ये वाली वैल्यूज लिया तो इसके बराबर होगा। तो बस इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यू थिंक ऑफ एनीथिंग, अपने दिमाग में कुछ भी सोचो, x का वैल्यू ये, y का वैल्यू सब रख के देख लेना एंड कन्विंस योरसेल्फ कि इसका वैल्यू इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये एक रिजल्ट हो गया। अब आगे चलते हैं 9th। देखो यहां हमने बोला था कि इंटीग्रल पार्ट के अंदर अगर i लिखा है तो i बाहर आ जाएगा, ठीक है, समेशन फॉर्म में। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर i लिखा है, ठीक है, तो खुद ही सोच सकते हैं कि मान लिया 7.3 लिखा है, 7.3 लिखा है, उसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो वो 0.3 हो जाएगा। अब मान लिया हमने 7.3 में 2 जोड़ दिया, एक इंटीजर जोड़ दिया 2, ठीक है, मान लिया 7.3 इसमें 2 जोड़ दिया तो 9.3 हो गया। अब उस 9.3 का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो वो तो फिर 0.3 आएगा। तो मतलब जो हमने इंटीजर जोड़ा है वो इंटीग्रल पार्ट को डिस्टर्ब करेगा, वो पूरे फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा।
फ्रैक्शनल पार्ट तो जैसा पहले था वैसे ही अब आ जाएगा। ठीक है, उसका मतलब है इस आई का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो पहले आ रहा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अभी भी वही आएगा। तो ये तो इसको ऐसे बोलेंगे, देखो समेशन में अगर आई हमने जोड़ा तो वो आई बाहर आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट में अगर हमने आई जोड़ा तो वो आई वहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए ये आएगा। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं 10th। ठीक है, 10 से पहले तुम अगेन ये तो सेपरेट कर दिया कि अगर मान लिया कोई नंबर है 3.9 और एक उसका है -3.9, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 3, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा -4। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा -1। और कोई नंबर ले लिया 9.7 -9.7, इसका इंटीग्रल पार्ट 9, इसका इंटीग्रल पार्ट -10, जोड़ दिया फिर -1। ठीक है, बट अगर हमने एग्जांपल लिया, मान लिया 7 एंड -7, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 7 आएगा, इसका -7 आएगा, अब जोड़ दें तो 0 आएगा। ठीक है, यू मस्ट हैव गॉट द ड्रिफ्ट कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने कोई भी इंटीजर लिया, उसी का नेगेटिव लिया, इंटीग्रल पार्ट लेके जोड़ा तो हमेशा 0 आएगा। अगर हमने कोई भी दूसरा नंबर लिया विच इज नॉन इंटीजर, उसका नेगेटिव नंबर, उनके सेपरेट इंटीग्रल पार्ट लिए, उनको जोड़ा तो हमेशा -1 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या फॉर्मूला बना, कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस उसी का नेगेटिव हमेशा आइदर 0 आएगा या -1 आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, 0 कब आएगा, जब ये नंबर इंटीजर हो जाए। कब होगा, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस, व्हेन x इज एन इंटीजर। और ये कब होगा, जब x इंटीजर नहीं होगा। तो ये एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब तुम देखो फ्रैक्शनल पार्ट से भी देख सकते हो ऐसे ही। अगर मैं 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट लूं तो 0.9 आएगा, -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट लें तो हमने बताया कि अगर नेगेटिव है तो इसको एक में से घटा लिया तो ये 0.1 आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, दोनों का सम 1 आएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, दोनों का सम 1 आएगा। अब अगर दोनों इंटीजर हो जाएं, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -5 का फ्रैक्शनल पार्ट वो भी 0। तो जैसा फॉर्मूला ये है वैसे ही 11th में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x विल आइदर बी 0 और 1। ये ठीक है, 0 कब होगा, जब x इंटीजर हो जाए। 1 कब होगा, अदरवाइज मतलब जब x इंटीजर ना हो जाए। तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो आगे चलेंगे, एक बार पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, 11 तक हो गया था। नेक्स्ट
ट्वेल्थ में तुम ऐसे देखो कि मान लिया ऐसे करके एक इक्वेशन लिखा है 3, ये ठीक है, ये एक इक्वेशन है और जिसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। अब मैंने बोला कि इसको सॉल्व करो। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें x की हर वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। ठीक है, तो अगर मेरे को ये पता लगाना है कि ये पर्टिकुलर नंबर सोल्यूशन में है या नहीं है तो हम रख के देख लेंगे। मान लिया हमने बोला कि x बराबर 2 इसके आंसर में है या नहीं है, तो रख के देख लो। अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 आ जाएगा, ये इक्वेशन तो गड़बड़ा जाएगा, ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। यू विल गेट 2 = 3 विच इज नॉट ट्रू, तब तो नहीं आया ये। ठीक है, अगर मैंने इसमें 3 रखा तो 3 का इंटीग्रल पार्ट इज 3 विच इज इक्वल टू 3, हेंस x इज इक्वल टू 3 विल सेटिस्फाई। अगर मैंने 3.1 रखा विल सेटिस्फाई, 3.2 रखा विल सेटिस्फाई, 3.99 रखा तो 3.99 का इंटीग्रल पार्ट 3 आएगा, दैट विल ऑल्सो सेटिस्फाई। ये ठीक है, 4 रखा, x की जगह 4 रखा, 4 रखते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा 4, इट विल नॉट सेटिस्फाई। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि यहां पे x हम क्या रख सकते हैं। 3 से पहली कोई वैल्यू नहीं रख सकते, 4 या 4 के बाद कुछ नहीं रख सकते, तो फिर रख क्या सकते हैं। 3 से शुरू करके 4 ओपन तक जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2.3, इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका तो आंसर आएगा ही नहीं। ये इंटीजर है और ये इंटीजर है ही, तो दोनों बराबर हो ही सकते, चाहे x कुछ भी रख लो। तो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, बट अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को किसी इंटीजर के बराबर का रखा है तो आंसर कितना आ जाएगा, उस इंटीजर से लेके क्लोज लगा के उससे अगले वाला जो इंटीजर आएगा वहां तक जा सकते हैं। अब इसी को हमने जनरलाइज कर दिया कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर सम इंटीजर, दैट वुड मीन कि x कहां से कहां तक जा सकता है, i से लेके i+1 तक। ये ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -7, तो यहां से x कितना हो जाएगा, इसी इंटीजर से लेके अगला इंटीजर। अब इसमें थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगले का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन पे जो राइट में इंटीजर आ रहा है वहां तक। तो -7 के राइट पे -6 आएगा, -8 नहीं आएगा, तो आ जाएगा -6 ओपन, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी तो ये हो गई, सॉरी पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अब अगर मैं बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i है, तो उसका मतलब क्या है कि ये अब i भी हो सकता है, i+1 भी हो सकता है, i+2 भी हो सकता है। तो अब क्या होगा कि जो x की वैल्यू है ये, ठीक है, अगर देखो तुम्हें समझ में आए तो ये मान लिया i है, i+1 है, i+2 है, i+3 है एंड सो ऑन। यहाँ पे i-1, i-2। अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होना है तो अगर मैंने देखो x यहाँ लिया तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो ये आएगा, तो i-1 आएगा इस साइड से, तो i-1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू i नहीं है, तो ये x तो नहीं चलेगा, और इधर लिया नहीं चलेगा, वो तो और कम हो जाएगा। ये ठीक है, अगर मैंने i लिया खुद तो ये i आ जाएगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू i इज ट्रू, क्योंकि इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये आंसर चल जाएगा। अगर मैंने यहाँ लिया x तो भी उसका इंटीग्रल पार्ट i आ जाएगा, तो भी चल जाएगा। यहाँ लिया तो भी चल जाएगा, यहाँ लिया तो इसका इंटीग्रल पार्ट i+1 आ जाएगा, तो i+1 विल बी ग्रेटर देन i, तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया हो कि यहाँ से शुरू करके आगे हम कहीं पे भी जा सकते हैं, ये ले लिया तो भी सही है, ये ले लिया तो भी सही है, सब चल जाएगा। तो इस वाले केस में अगर देखो बराबर है तब तो उसी इंटीजर से लेके अगले इंटीजर तक बस खत्म। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है
तो फिर x कहां से कहां तक जाएगा, i से लेके इंफिनिटी तक, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर लेस देन और इक्वल टू i है, अब इसको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ठीक है, सोचो, पॉज करके फिर आंसर देखना। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से i+1 तक जाएगा, वो भी ओपन। ठीक है, अब किसी के दिमाग में i+1 कैसे आ गया, तो तुम इसको ऐसे देखो, ये तो ये बोला ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर भी हो सकता है i के और छोटा भी हो सकता है, तो बराबर वाली चीज तो यहाँ पे था और ये i+1 तक जा रहा था, i से लेके i+1 तक था, i से लेके i+1 तक तो सोल्यूशन आना ही चाहिए, तभी तो ये बराबर वाली चीज सेटिस्फाई होगी। और जो छोटा होगा, जहां पे एक छोटा होगा, वो i के लेफ्ट वाली सारी चीजें आ जाएंगी, तो इसलिए ये i+1 तक ही जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये ठीक है, एग्जाम्पल 4, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 7 से इंफिनिटी। अगर हमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा, तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी। ठीक है, अगर हमने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -5, तो ये आ जाएगा x, अगर लेस देन इक्वल टू है तो माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा, इसके एक आगे तक जाएगा, -5 के राइट में नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा, जस्ट नेक्स्ट -4, तो ये -4 तक जाएगा, ओपन लगेगा, तो यहां तक जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत कर सकते हो अपने आप। अगर मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 7, तो उसने क्या बोला कि ये इंटीजर 7 से बड़ा होना चाहिए, तो अब 7 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, सीधा 8 आएगा, 7.1 तो नहीं आएगा। ये ठीक है, तो कुछ बच्चे इसका सोल्यूशन ऐसे सोच रहे होंगे कि 7 पे ओपन लगा देते हैं, ये ठीक है, जैसे यहाँ इक्वल्स टू था तो यहाँ क्लोज लगा दिया, फिर कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहाँ ओपन है तो यहाँ ओपन लगा दिया, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, इसके हिसाब से तो 7.1 आंसर में होना चाहिए। अब अगर मैंने यहाँ पे 7.1 रखा तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो 7 आएगा, तो 7 ग्रेटर देन 7, ये बात तो सही नहीं। ठीक है, इसमें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 7 से बड़ा होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो 8 हो या 8 से बड़ा हो, क्योंकि बीच में 7 और 8 के बीच में तो कोई इंटीजर आएगा ही नहीं ना, तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब ये तो एग्जैक्टली यही चीज हो गई या यही चीज हो गई, सॉरी ये वाली चीज हो गई, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, x 8 टू इंफिनिटी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लिया मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -9, मतलब उसने क्या बोला कि ये इंटीजर -9 से छोटा है, तो पहले तो हम इसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट करेंगे कि अगर -9 से छोटा है तो क्या होना चाहिए, या तो -10 होगा, -9 के लेफ्ट पे तो -10 आएगा ना, जस्ट लेफ्ट पे, तो या तो ये इंटीजर -10 होना चाहिए या उससे भी छोटा होना चाहिए, तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब लेस देन इक्वल्स टू में हम आंसर कैसे लिखते हैं, -इन्फिनिटी से चालू करते हैं और इसके अगले इंटीजर तक जाते हैं ओपन ब्रैकेट लगा के, तो इफ इट इज -10 विल गो अप टिल -9 विद ओपन ब्रैकेट, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, तो नोट इट डाउन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो।